भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इसमें हर अध्याय का सारांश वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। विचार विमर्श के लिए हर अध्याय के अंत में एक एक्टिविटी होगी और विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मैनुअल भी दिया जाएगा। आप सबका भारतीय संस्कृति की पहली कक्षा में स्वागत है। पहला अध्याय है भारत, हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि। भारतवर्ष एकता में अनेकता का एक सजीव और अनूठा उदाहरण है। इस अध्याय की शुरुआत करते हैं भारत को नमन करते हुए कवि अशोक कुमार वशिष्ठ द्वारा रचित कविता भारत तुझको नमस्कार है। भारत तुझसे मेरा नाम है, भारत तू ही मेरा धाम है। भारत मेरी शोभा शान है, भारत मेरा तीर्थ स्थान है। दोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत तू मेरा आधार है, भारत मुझको तुझसे प्यार है। भारत तुझ पे जान निसार है, भारत तुझको नमस्कार है। हमारी मातृभूमि, हमारा देश भारत हमें प्राणों से भी प्यारा है। हम यहाँ पैदा हुए, पले और बढ़े हैं। हमने हमारा नाम, हमारी भाषा, हमारे संस्कार, हमारे गुण दोष, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति से ही पाया है। हमारी हर सांस में भारत बसा हुआ है। हमारी हर धड़कन में हमारी मातृभूमि का प्रेम धड़कता है। भारत देश विशेषताओं से परिपूर्ण है। वह केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में सदियों से बुलंदी पर है। नृत्य, संगीत, कला और साहित्य में हमने रचनात्मक ऊंचाइयों को छुआ है। विज्ञान और तकनीकी की उपलब्धियों, अंकों और शून्य का ज्ञान हमने ही विश्व को दिया है। हमने आयुर्वेद के रूप में अपनी एक विशेष चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया है। योग के अद्भुत शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभावों से विश्व को आश्चर्यचकित किया। हमारी मानवीय परंपराओं सबसे अच्छी रही है। हमने विश्व को करुणा, प्रेम, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है। हमारी संस्कृति के आदर्शों, मूल्यों और उच्च परंपराओं की गरिमा बनाए रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए अनेक महापुरुषों और शहीदों ने अपने जीवन की आहुति दी है। करुणा, प्रेम और भ्रातृत्व भाव की प्रेरणा के लिए विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। युद्ध के लिए उतावले और स्वार्थी राष्ट्रों को भारत आज भी मानवीय मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज और विश्व बंधुत्व यानी ब्रदरहुड का पाठ पढ़ा सकता है। इसके लिए हमें अपनी उच्च परंपराओं के साथ साथ भारत को संपन्न और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेज में भारत अति संपन्न है। विश्व के उत्तम बुद्धिजीव यहीं पर पाए जाते हैं। आवश्यक तकनीकी ढांचा यहाँ उपलब्ध है। जो नहीं है उसे विकसित किया जा रहा है। उच्च आदर्शों और मानवीय मूल्यों के होते हुए कोई कारण नहीं कि भारत एक संपन्न व शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने खड़ा ना हो सके। बस आवश्यकता है इस देश के युवा पीढ़ी को उठ खड़े होने की, बुजुर्गों से सही मार्गदर्शन की, मिलकर साथ चलने की और एक मन होकर कार्य करने की। हम सबकी सामूहिक सूझबूझ, निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से हम निश्चित रूप से संपन्न और शक्तिशाली भारत के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।
भारत की कुछ विशेषताएं। नृत्य, संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में हमने रचनात्मक ऊंचाइयों को छुआ है। विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों, अंकों और शून्य का ज्ञान हमने ही विश्व को दिया है। हमने आयुर्वेद के रूप में अपनी एक विशेष चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया है। हमने विश्व को करुणा, प्रेम, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है। अपनी संस्कृति के आदर्शों, मूल्यों और उच्च परंपराओं की गरिमा बनाए रखने के लिए और इनकी रक्षा करने के लिए अनेक महापुरुषों और शहीदों ने अपने जीवन की आहुति भी दी है। भारतवर्ष, पौराणिकों की दृष्टि में भारतवर्ष में ही वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। यह मनु के उत्तरकालीन वंशज ऋषभ के पुत्र भरत, दुष्यंत शकुंतला के पराक्रमी पुत्र भरत और भरतों की प्रजा की निवास भूमि भारत है। मार्कंडेय और विष्णु पुराण के अनुसार तीनों दिशाओं के समुद्र और उत्तर में हिमालय से घिरा भूभाग ही भारतवर्ष है। भारत का भौगोलिक परिवेश। भारत के उत्तर में बर्फ से लदे हुए पर्वत हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में सिंधु सागर यानी अरब सागर और पूर्व में गंगा सागर यानी बंगाल की खाड़ी इसकी वंदना कर रहे हैं। गंगा, यमुना, चंबल, नर्मदा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, जिनमें से कुछ पाकिस्तान में हैं, तथा अन्य नदियां अपने मधुर जल से न केवल देशवासियों की प्यास बुझा रही हैं, बल्कि बड़े मात्रा में सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध करा रही है। पश्चिम में अरावली पर्वत, मध्य में विंध्याचल एवं सतपुड़ा की श्रेणियां, पूर्व एवं पश्चिम घाट, दक्षिण में सह्याद्री व नीलगिरी पर्वत तथा दक्षिण का पठार, वन संपदा तथा खनिजों के भंडार हैं। विशाल वन क्षेत्र और विभिन्न जातियों के वन्य प्राणी भी यहाँ बसते हैं। यहाँ ग्रीष्म, वर्षा, शरद, जाड़ा, शीतकाल और बसंत ऋतुएं विभिन्न मौसमी रंगों की छटा बिखेरती हैं। भारतवर्ष के इस संपन्न प्राकृतिक परिवेश ने यहाँ के लोगों के कद, काठी, स्वभाव, विचार और संस्कृति के रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत का भौगोलिक परिवेश, इसको एक बार दोहरा लेते हैं। भारत के उत्तर में पर्वत हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। भारत में अनेक नदियां हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि। यहां अनेक पहाड़ियां भी हैं, जैसे पश्चिम में अरावली पर्वत, मध्य में विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियां, पूर्व और पश्चिमी तटों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट, दक्षिण में सह्याद्री व नीलगिरी पर्वत। अनेक मौसम और ऋतुएं भी हैं, जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। भारतीय जन। भारत के दूर दूर तक फैले हुए भूभाग में भौगोलिक परिवेश एवं जलवायु में भिन्नता है। प्रारंभ से ही यहाँ बहुत सी जनजातियों ने निवास किया, जिनके रहन सहन, खान पान तथा विचारधाराएं अलग अलग थीं। वैदिक साहित्य तथा उत्तरकालीन साहित्य जैसे रामायण, महाभारत, पुराण आदि से भारतीय जनों के बारे में जानकारी मिलती है। हिमालय में शिखर जाति के लोग थे, जिनकी नाक चपटी और आवाज घोड़े जैसी थी। हिमालय की तराई में गंधर्व और किन्नर थे, जो संगीत और नृत्य कला में निपुण थे। पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के यक्ष, जो वाणिज्य एवं व्यापार में अत्यंत कुशल थे और पराक्रमी नागा थे। उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र में संथाल तथा अन्य जनजातियां थीं। सिंधु घाटी में द्रविड़ तथा गंगा जमुना के दोआब
और पंजाब के कुछ भाग के नाग थे, जो बहुत पराक्रमी और कुशल प्रशासक थे। गरुड़ जाति के लोगों से अक्सर इनका संघर्ष होता रहता था। गंगा घाटी के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर विंध्य क्षेत्र में वन एवं दलदल थे, अतः वहां आखेटक और कंदमूल फल संग्राहक जन रहते थे। दक्षिण में असुर और राक्षस जातियां थीं। वे शक्तिशाली थे व पशुपति के उपासक थे। दक्षिण में ही आंध्र, पौंड, शवर, पुलिंद, मूतिव जनजातियां थीं। वानर, रिक्ष और गिद्ध थे, जिन्हें भगवान राम ने अपने आश्रय में लिया। इन्हीं को एकत्रित कर सैन्य बल खड़ा किया, जिसके सहयोग से दुष्ट राक्षसों एवं असुरों का संहार किया। हनुमान, बाली, सुग्रीव जैसे पराक्रमी वीर वानर जाति के ही थे। भारत के मध्य क्षेत्र में भील, भिलाला, गोल, विराट, कोरकू, गौंड और अन्य जातियां थीं, जो आखेटक और कंदमूल फल संग्राहक थी। पशुपालन व कृषि पर आधारित सभ्यताओं के उदय के बाद और भी अन्य जातियां ने भारत में प्रवेश किया। उत्तर पश्चिम से यवन, शक, हूण, पल्लव, चीनी आदि आए। कालांतर में तुर्क और मुगल आए। पूर्वोत्तर क्षेत्र से मंगोल, बर्मी आए। उपरोक्त जनों की भाषा, मान्यताएं एवं परंपराएं भिन्न भिन्न थीं। अनेकता में एकता, यही हमारी पहचान रही है। यहां अनेक जातियों ने वास किया है, जैसे हिमालय में शंबर जाति, हिमालय की तराई या फुटहिल्स में गंधर्व और किन्नर, पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में यक्ष, उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र में संथाल तथा अन्य जनजातियां थीं। सिंधु घाटी में द्रविड़, गंगा घाटी के पूर्व क्षेत्र में आखेटक और कंदमूल फल खाने वाली जातियां रहती थीं। दक्षिण में असुर और राक्षस जातियां थीं। दक्षिण में ही आंध्र, पौंड, पुलिंद, मूतिव जनजातियां भी थीं। और भारत के मध्य क्षेत्र में भील, भिलाला, कोल, विराट, कोरकू, गौंड और अन्य जातियों का प्रमाण है। वैदिक काल में एक ही विशाल समाज के जिन लोगों ने वैदिक परंपराओं पर आधारित उच्च आदर्शों की स्थापना की, वे आर्य कहलाए, और जिन लोगों ने उनका विरोध कर अपनी स्वतंत्र परंपराओं की स्थापना की, वे अनार्य, दस्यु, दास तथा व्रात्य कहलाए। आर्य परंपरा विरोधी होने के कारण ही उनकी आर्यों से भिन्न जातियों में गिनती हुई। ऋग्वेद में स्थान स्थान पर आर्यों तथा दायों, दस्युओं और व्रात्यों के विरोध, संघर्ष और द्वेष भाव का व्यापक रूप से उल्लेख हुआ है। दस्यु ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों से अलग आर्यभाषी जातियां और आर्यवर्त से बाहर रहने वाली भाषा भाषी जातियां दस्यु नाम से कही गई। ऐतरेय ब्राह्मण 33/6 में आंध्र, पुंड, पुलिन और मूतिव आदि दस्यु जातियों का उल्लेख हुआ है और उन्हें विश्वामित्र ऋषि की संतान कहा गया है। मनुस्मृति के समय तक पौंड, औंड, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, शारद, पहलव, चीन किरात, दरद और खश जातियों ने संस्कारों को छोड़कर दस्युओं में जा मिले। दास, दासों को दानवी प्रकृति का आर्य शत्रु कहा गया है। वे काले वर्ण वाले थे। दस्युओं की अपेक्षा दास अधिक शक्तिशाली और संगठित थे। आर्यों ने उन्हें पराजित कर अपना सेवक बनाया। आर्य शत्रु प्रमुख दासों में बल, दधीक, रुधिका, इलिविश, चुमुरी, धुनी, शुषण, विपु, वर्चिन और शंबर का नाम प्रमुख है। शंबर ने स्वयं को देवक के रूप में विख्यात किया था। उसके लगभग 100 सुदृढ़ दुर्ग थे। दासों में एक वर्ग ऐसा था जिसने बार बार पराजित होने पर भी आर्यों की अधीनता स्वीकार नहीं की।
वे पर्वतों में छिपे रहे और वहीं से आक्रमण करते रहे। उनमें से कुछ दक्षिण पश्चिम चले गए, जहां उन्होंने अपने स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किए और अपनी सांस्कृतिक तथा परंपराओं को उजागर किया। व्रात्य व्रात्य एक असंस्कृत आदिम वन्य जाति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि व्रात्य जीने के लिए कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य नहीं करते थे, बल्कि बंजारों जैसा खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। संस्कारहीन तथा अशिक्षित होने के साथ ये सुस्त भी थे। दीक्षित होने के बाद वे आर्यों की श्रेणी में आ सकते थे, किंतु ऐसी दशा में उन्हें अपनी पूरी संपत्ति पुरोहित को दान देनी पड़ती थी। ऋग्वेद के एक संदर्भ में ज्ञात होता है कि बल्लभ और तरुक्ष प्रभुति दास राजाओं ने एक संगीतज्ञ को 100 गायें दान स्वरूप देकर आर्यव्रत की श्रेणी प्राप्त की थी। इस प्रकार व्रात्यों ने भी धीरे धीरे वैदिक परंपरा को अपनाना प्रारंभ कर दिया। वैदिक काल में जिन लोगों ने वैदिक परंपराओं के अनुरूप उच्च आदर्शों की स्थापना की, वे आर्य थे, और जिन लोगों ने उनका विरोध किया, वे अनार्य। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों से अलग म्लेच्छ जातियां या बार्बेरियंस दस्यु के नाम से जाने जाते थे। आर्यों ने दासों को पराजित कर अपना सेवक बनाया। उन्हें विश्वामित्र ऋषि की संतान भी कहा गया है। व्रात्य एक असंस्कृत आदिम वन्य या वाइल्ड जाति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि व्रात्य कृषि, पशुपालन और वाणिज्य नहीं करते थे, बल्कि बंजारों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। ये संस्कारहीन और अशिक्षित थे। चलिए अब आप लोग भी आज के विषय पर विचार विमर्श करके यह बताइए कि भारत एक अनोखा देश क्यों माना जाता है। इसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, और अगर आपके पास समय है तो 2 टीम्स में बंटकर चर्चा करिए कि अन्य देशों के मुकाबले में भारत एक बेहतर देश है या नहीं। यह भी बताइए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं।